हेलो गाइस, वेलकम टू फ्यूचर्स कॉपी। तो आज हम शुरू करते हैं रूरल डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्लानिंग का यूनिट 1, रूरल प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। तो इसमें हम कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं वो एक बार देख लेते हैं। तो पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, फिर बेसिक एलिमेंट्स ऑफ रूरल डेवलपमेंट, फिर रूरल डेवलपमेंट का इंपॉर्टेंस क्या है सस्टेनेबल लाइवलीहुड क्रिएट करने के लिए, फिर प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज क्या क्या है जो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर्स में है, प्रोग्राम्स कौन-कौन से हैं जो सोशल सिक्योरिटीज़ के लिए बनाए गए थे और प्रोग्राम्स कौन से हैं जो सोशल सेक्टर में काम आते हैं, तो हम आगे देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है व्हाट इज़ रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट होता क्या है? रूरल डेवलपमेंट एक तरह का प्रोसेस है जिसमें हम रूरल एरियाज में इकोनॉमिक, सोशल और इन्वायरमेंटल कंडीशंस को इम्प्रूव करते हैं। ये एक तरह का प्रोसेस है जिसमें हम लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं और फाइनेंशियली मजबूत बनाते हैं जो लोग गांव में रह रहे होते हैं। ठीक है, तो एक तरह की स्ट्रेटजी है जिसको हमने इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि इसकी इकोनॉमिक और सोशल लाइफ को इम्प्रूव किया जा सके जो गांव में लोग रह रहे होते हैं। तो देख लेते हैं पहले स्कोप ऑफ रूरल डेवलपमेंट। स्कोप कहाँ है रूरल डेवलपमेंट का? एग्रीकल्चर में ग्रोथ हो जाएगी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाएगा, सोशली वेलबींग हो जाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बढ़ जाएगा, हेल्थ एंड सैनिटेशन बढ़ जाएगा, पॉवर्टी एलिवेशन मतलब पॉवर्टी घट जाएगी, हाउसिंग और हाउसिंग साइट्स फॉर लैंडलेस कि घर मिल जाएंगे या तो पक्के मकान बन जाएंगे या फिर जिसके पास जमीन नहीं है उसको घर मिल जाएंगे। विलेज प्लानिंग हो जाएगी, एक एजुकेशन बढ़ जाएगा और फंक्शनल लिटरेसी बढ़ जाएगी। तो हम देख लेते हैं इम्पोर्टेंस क्या है रूरल डेवलपमेंट का। तो पहला इम्पोर्टेंस ये है कि हमारी जो इंडियन पॉपुलेशन है उसका 3/4 हिस्सा गांव में रह रहा होता है। आधी जो हमारी कंट्री की नेशनल इनकम है वो भी हमारी एग्रीकल्चर के थ्रू आती है। 70% जो इंडियन पॉपुलेशन है उनको एम्प्लॉयमेंट भी एग्रीकल्चर के थ्रू मिल रहा है। और रॉ मटेरियल बल्क में इंडस्ट्रीज को कौन दे रहा है? एग्रीकल्चर से ही मिलता है या फिर रूरल सेक्टर से उनको दे रहा है। और जो शहर के अमीर लोग हैं और गांव के गरीब लोग हैं उनके बीच में ग्रोइंग डिस्पैरिटी बढ़ गया है जिसकी वजह से पॉलिटिकली इंस्टेबिलिटी बढ़ गई है। तो अब हम देख लेते हैं नीड क्या है रूरल डेवलपमेंट की। तो पहली नीड क्या है कि हमें पता है कि जो मेजॉरिटी लोग हमारे गांव में रह रहे हैं तो उनकी ग्रोथ होगी तो नेशन की भी ग्रोथ होगी। अब दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि जो रूरल इकोनॉमी है वो हमारे सभी जरूरी आइटम्स अर्बन एरियाज में सप्लाई कर रही होती है, जैसे दूध हो गया, खाना हो गया, रॉ मटेरियल्स हो गए। और अगर यही चीज़ पीछे रह जाएगी तो हमारी इकोनॉमिक प्रोग्रेस रुक जाएगी। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि अगर हम उनकी एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट कर दें, हेल्थ और सैनिटेशन की प्रॉब्लम्स को दूर कर दें, तो जितनी भी शहरों में दिक्कतें आती हैं कि वो उन्हें शहर में जाके भीख मांगना पड़ता है या फिर कूड़ा चुगना पड़ता है या फिर रोड के किनारे स्लमिंग करते हैं, वो सब दिक्कतें कम हो जाएंगी। चौथा पॉइंट कह रहा है कि अगर हम उनकी एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट बढ़ा दें और उससे रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनको इम्प्रूव कर दें तो इससे क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा रूरल एरिया में और ओवरऑल फूड प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। पांचवा पॉइंट कह रहा है कि रूरल अर्बन का माइग्रेशन कम हो जाएगा अगर रूरल एरिया डेवलप हो जाए। छठा पॉइंट कह रहा है कि अगर रूरल इकोनॉमी को हमें डेवलप करना है, ये बहुत ही ज़रूरी है जिससे कि जितनी भी हमारी अनयूज्ड और अंडर यूटिलाइज्ड रिसोर्सेज हैं उसको हम बेटर यूटिलाइज कर पाएँ। अब हम देख लेते हैं मेजर ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं रूरल डेवलपमेंट के। पहला क्या है कि भैया प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करना है और उनकी वेजेस को बढ़ाना है। दूसरा है कि सोशल इकोनॉमिक इक्विटीज़ को हमें बढ़ाना है। तीसरा है कि हमें एक बैलेंस बनवाना है उनका सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बीच में। चौथा है कि हमें उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाना है जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं। पांचवा है कि उनको हमें बेसिक नीड प्रोवाइड करनी है जैसे कि एलिमेंट्री एजुकेशन हो गया, हेल्थ केयर हो गया, साफ पानी पीने का हो गया और रोड बनवानी है। जितनी भी बेसिक नीड्स हैं वो हमें प्रोवाइड करनी है। तो अब देख लेते हैं कि इशूज इन रूरल डेवलपमेंट। पहला की इशू है डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा है रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी, तीसरा है डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज, चौथा है डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज और पांचवा है डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। तो हम देख लेते हैं बेसिक एलिमेंट्स क्या हैं रूरल डेवलपमेंट के। तो तीन बेसिक एलिमेंट्स होते हैं। पहला होता है बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, दूसरा है सेल्फ रिस्पेक्ट, तीसरा फ्रीडम। तो पहले देख लेते हैं बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ में क्या क्या है कि इसमें हमें इंश्योर करना है कि हर किसी के पास खाना हो, रहने की जगह हो, एजुकेशन हो और हेल्थ केयर हो। ये बहुत ही ज़रूरी है रूरल डेवलपमेंट के लिए और गवर्नमेंट को इसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। दूसरा है सेल्फ रिस्पेक्ट। इसमें क्या है कि हर कोई रिकॉग्नाइज करे और रिस्पेक्ट करे हर इंडिविजुअल की डिग्निटी को
ये बहुत ही ज़रूरी है डेवलपमेंट के लिए। और अगर एब्सेंस है इस सेल्फ रिस्पेक्ट की अगर एब्सेंस होती है तो प्रोग्रेस की बहुत ही ज़रूरत है वहाँ पे। तीसरा फ्रीडम। फ्रीडम का मतलब है कि ट्रू डेवलपमेंट का मतलब फ्रीडम बिलीफ में कि अपने भरोसे में होना चाहिए, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होनी चाहिए और किसी पे किसी का कोई कंट्रोल नहीं होना चाहिए। अगर कोई कंट्रोल होता है या फिर कोई अनफेयर करता है तो वो अंडर डेवलपमेंट में आता है और वहाँ पे प्रोग्रेस की जरूरत होती है। इम्पोर्टेंस फॉर क्रिएशन ऑफ सस्टेनेबल लाइवलीहुड। इम्पोर्टेंस क्या है भैया सस्टेनेबल लाइवलीहुड क्रिएट करने के लिए? तो पहला है लाइवलीहुड के लिए बहुत ही ज़रूरी है। दूसरा है पॉवर्टी को घटाने के लिए ज़रूरी है। फिर तीसरा है कि वैल्यूज़ का कोऑर्डिनेशन बनता है, एग्रीकल्चर फाउंडेशन होती है, इफेक्टिव पार्टिसिपेशन होता है, अर्बन रूरल इंटीग्रेशन होता है, जॉब क्रिएशन पोटेंशियल बढ़ जाता है और सक्सेस में इन्वेस्टमेंट हो जाती है। अब देख लेते हैं हम कौन कौन से प्रोग्राम्स और पॉलिसीज हैं जो एग्रीकल्चर सेक्टर्स में बनाए गए थे। तो पहला प्रोग्राम है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY। दूसरा है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY। तीसरा है परंपरागत कृषि विकास योजना PKVY। चौथा है रेनफेड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम RADP। और पांचवा है नेशनल वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट फॉर रेनफेड एरियाज NWDPRA। लास्ट है नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर NMSA। तो देख लेते हैं पहला प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इसमें क्या था कि क्रॉप का इंश्योरेंस होता था जिसमें गवर्नमेंट एक स्पॉन्सर स्कीम थी जिसमें मल्टीपल स्टेक होल्डर्स थे। लॉन्च डेट क्या थी इसकी? इसको मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा खैरिफ 2016 में लॉन्च किया गया था। प्रीमियम स्ट्रक्चर क्या था कि फार्मर्स का कंट्रीब्यूशन था, कुछ प्रीमियम फार्मर्स को पे करना था। खैरिफ क्रॉप के लिए 2%, रैबी क्रॉप्स के लिए 1.5% और एनुअल क्रॉप्स में 5% का। अब कॉस्ट शेयरिंग क्या थी कि फार्मर्स को तो कुछ पोर्शन ही पे करना था, बाकी का जो प्रीमियम था वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट आपस में बांट लेती थी। और फिर है क्विक क्लेम सेटलमेंट कि इसका एम था कि हार्वेस्ट के 2 महीने के अंदर अंदर में ही सेटलमेंट हो जाए। ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसके? पहला इंश्योरेंस कवरेज था, इनकम स्टेबलाइजेशन था, प्रमोट इनोवेशन को प्रमोट कर रहे थे और क्रेडिट फ्लो एश्योरेंस हो रही थी। तो दूसरा देख लेते हैं हम प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। इसमें क्या था कि हमें इरिगेशन कवरेज को बढ़ाना था इससे कि हम वाटर की यूज करने की एफिशिएंसी को बढ़ा सकें। अप्रूवल कैसे मिला था? तो इकोनॉमिक्स अफेयर के जो कैबिनेट कम्युनिटी ही उन्होंने अप्रूवल दिया था 1 जुलाई 2015 को। इस सॉल्यूशन में करते क्या थे कि सोर्स क्रिएशन को कवर करते थे, डिस्ट्रीब्यूशन को, मैनेजमेंट को, फील्ड एप्लीकेशन को और जितनी भी एक्सटेंशन एक्टिविटी थी उनको। इसका लॉन्च करने का ऑब्जेक्टिव क्या था कि एंड टू एंड सॉल्यूशन प्रोवाइड करना इरिगेशन सप्लाई चेन में। इसका फोकस क्या था एश्योरेंस पे? तो एम था कि इरिगेशन को एश्योर करे और प्रोटेक्टिव बनाए जिससे कि हम रेन वाटर को यूज कर पाए माइक्रो लेवल पे। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? इन्वेस्टमेंट कन्वर्जेंस, कल्टीवेबल एरिया एक्सपेंशन, वाटर यूज एफिशिएंसी, टेक्नोलॉजी एडॉप्शन, एक्विफायर रिचार्ज और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। तीसरा है परंपरागत कृषि विकास योजना। तो ये है हमारा कंपोनेंट ऑफ सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट किसमें? नेशनल मिशन ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में। ऑब्जेक्टिव क्या है? सॉइल की फर्टिलिटी को बूस्ट करना है, उसको हेल्दी बनाना है और केमिकल फ्री फूड प्रोडक्शन करना है। मेन गोल भी इसका यही है कि सॉइल की फर्टिलिटी को बूस्ट करेगा, प्रोडक्टिविटी को इंश्योर करेगा कि हेल्दी हो और केमिकल फ्री फूड हो। एम्पावरमेंट हो कि फार्मर्स एम्पावर्स हो किस क्लस्टर बेस्ड डेवलपमेंट से। ट्रेनिंग फोकस कि फार्मर्स को ट्रेन करना है डाइवर्स प्रैक्टिसेस के साथ जिससे कि क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सके। क्वालिटी एश्योरेंस हो तो इसमें इन्होंने एक पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम बनाया था जिसमें वो क्वालिटी एश्योर करते थे। फिर है फ्लेक्सिबिलिटी, फार्मर्स के पास फ्लेक्सिबिलिटी थी कि वो डिफरेंट तरीके के ऑर्गेनिक मेथड्स को यूज कर सके। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं कि प्रमोट कर रहे हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग, प्रोपोगेट कर रहे हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज, एक्सपर्ट सर्विस यूटिलाइजेशन एंड क्लस्टर डेमोन्स्ट्रेशन। फोर्थ है हमारा रेनफेड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये हमारा लॉन्च हुआ था 2011-12 में। किसके अंडर में हुआ था? राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंडर में। ऑब्जेक्टिव क्या था कि क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना है, स्पेशली किसके लिए? जो छोटे और मार्जिनल फार्मर्स थे उनकी। इसका एक पैकेज निकाला गया था जिसमें कंप्लीट सेट्स ऑफ एक्टिविटीज थी जिससे कि फार्मर्स के रिटर्न्स को मैक्सिमाइज कर पाए। इनका फोकस था इंटीग्रेशन पे कि प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ाया जाए और क्लाइमेट रिलेटेड जितने भी रिस्क थे उनको कैसे घटाया जाए।
ऑब्जेक्टिव क्या था कि हमें सस्टेनेबल प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करना है, रिस्क मिटिगेशन करना है, इनकम इन्हेंसमेंट करनी है और कन्वर्जेंस फॉर ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन। फिफ्थ है हमारा नेशनल वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट फॉर रेनफेड एरियाज। इसका बेनिफिशियरी क्या था, मतलब कि एम क्या था कि जो कल्टीवेटर्स की फैमिली है जो पॉवर्टी लाइन से नीचे है उनको ऊपर उठाना। लॉन्च ईयर का वो लॉन्च हुआ था 1990s से 1991 के बीच में लॉन्च हुआ था। इसका फोकस था कि फील्ड्स की एक्टिविटी पे ध्यान देना जिससे कि लैंड यूज पैटर्न को हम उठा सकें, मतलब बढ़ा सकें और लैंड को डेवलप कर पाए और वाटर रिसोर्स प्रोवाइड कर पाए रेनफेड एरिया जहाँ पे बारिश नहीं होती या फिर बारिश कम होती है वहाँ पर। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, इनहेंस कैश फ्लो, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, इकोलॉजिकल बैलेंस रिस्टोरेशन, सोशो इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट, फार्म प्रोडक्शन इन्हेंसमेंट, लाइवलीहुड सपोर्ट। लास्ट है हमारा नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है रेनफेड एरिया में जहाँ पे बारिश कम होती है या फिर होती नहीं। कैसे बढ़ाएंगे हम, इंटीग्रेटेड फार्मिंग करेंगे, वाटर यूज की एफिशिएंसी को बढ़ाएंगे, सोइल हेल्थ मैनेजमेंट करेंगे और रिसोर्स कंजर्वेशन करेंगे। इसका सोर्स क्या था कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मिशन अंडर द नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज NAPCC। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम हो, मैंडेट सोर्स मिले, नेचुरल रिसोर्स कंजर्वेशन, सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट, वाटर रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग, रेनफेड फार्मिंग इंप्रूवमेंट, इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट मनरेगा, इसमें क्या करते थे हम, 100 दिन का गारंटीड एम्प्लॉयमेंट मिलता था हर रूरल हाउस होल्ड को पूरे 1 साल के अंदर, जिसके जो एडल्ट मेंबर्स थे वो वॉलंटियर कर पाए, मतलब काम कर पाए, अनस्किल्ड मैनुअल वर्क को कर पाए। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि गारंटीड एम्प्लॉयमेंट था, लाइवलीहुड स्ट्रेंथनिंग, सोशल इंक्लूजन फोकस, पंचायती राज स्ट्रेंथनिंग। इसके गोल क्या क्या थे, सोशल प्रोटेक्शन, लाइवलीहुड सिक्योरिटी, नेचुरल रिसोर्स रेजुविनेशन, ड्यूरेबल एसेट क्रिएशन, एम्पावरमेंट, पार्टिसिपेटरी प्लानिंग, ग्रास रूट डेमोक्रेसी डीपनिंग। अब देख लेते हैं हम प्रोग्राम्स इन सोशल सिक्योरिटीज में कौन कौन से प्रोग्राम्स थे। तो ये एक तरह का कंसेप्ट था और सिस्टम ऑफ प्रोटेक्शन बनाया गया था इंडिविजुअल्स के लिए जिसको जरूरत थी, स्टेट के द्वारा बनाया गया था। 2015 का बजट में उसमें इनिशिएट किया गया था। गवर्नमेंट ने 3 सोशल सिक्योरिटी स्कीम निकाली थी जिसको इनके बढ़ा के एक यूनिवर्सल पे ले जाना था। इनका फोकस था जितने भी गरीब और अंडर प्रिविलेज लोग हैं उन पे फोकस ज़्यादा करना था। तो 3 सोशल सिक्योरिटी स्कीम कौन कौन सी थी, पहली थी अटल पेंशन योजना, दूसरी थी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, तीसरी थी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। तो हम देख लेते हैं पहला अटल पेंशन योजना। तो ये क्या थी, इसमें क्या था कि जितने भी इंडियन सिटीजन्स हैं, मतलब भारतीय नागरिक हैं, वो सभी के लिए था जिनकी उम्र 18 से 40 साल के बीच की थी। इसमें क्या था कि एक मंथली पेंशन मिलती थी 1000 रुपये से लेके 5000 के बीच में। और अगर सब्सक्राइबर, मतलब जिसने योजना ले रखी है, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसका जो स्पाउस होगा उसको ये पेंशन मिलेगी। अगर स्पाउस और सब्सक्राइबर दोनों की डेथ हो जाती है तो जो नॉमिनी होगा उसको ये पेंशन मिलेगी। दूसरा है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इसमें हम एक्सीडेंटल डेथ और डिसेबिलिटी कवर करते थे हर एनुअल रिन्यूअल के साथ। रिस्क कवरेज क्या था कि 2 लाख रुपए तो उन्हें मिलेंगे जिनकी एक्सीडेंटल में डेथ हो गई या फिर परमानेंटली डिसेबल हो गए, और 1 लाख उनको मिलता था जो परमानेंट डिसेबल है लेकिन पार्शियल डिसेबल है। एलिजिबिलिटी क्या थी कि हर इंडिविजुअल के पास अपना बैंक अकाउंट होना चाहिए जिनकी उम्र 18 से 70 के बीच में होनी चाहिए। ये ऑफर करी गई थी पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनीज के द्वारा या फिर जितनी भी जनरल इंश्योरेंस कंपनीज हैं सबने ऑफर करी थी। इसका प्रीमियम 12 रुपए का था हर साल का, जो अकाउंट होल्डर को पे करना था। तीसरा है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। इसमें क्या था कि 1 साल का लाइफ इंश्योरेंस स्कीम थी जिसमें 2 लाख कवर कर रहे थे। डेथ को कवर कर रहे थे किसी रीजन से तो उसकी उम्र 18 से 50 के बीच में होनी चाहिए, जिसमें सेविंग अकाउंट होना चाहिए। एनुअल प्रीमियम इनका 330 रुपये का था हर मेंबर का, जो हर साल रिन्यू होता था। ये ऑफर किसके द्वारा की गई थी, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी मतलब LIC, और जितने भी लाइफ इंश्योरेंस वाले हैं वो सब प्रोवाइड करते थे। अब हम देख लेते हैं प्रोग्राम्स जो सोशल सेक्टर्स में थे। पहला था 20 पॉइंट प्रोग्राम
दूसरा मिनिमम नीड्स प्रोग्राम, तीसरा फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, चौथा नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, पांचवा रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, छठा जवाहर रोजगार योजना, सातवां सेल्फ एम्प्लॉयमेंट फॉर द एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ्स, आठवां इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम और नौवां इंदिरा आवास योजना। तो 20 पॉइंट प्रोग्राम ये हमारा लॉन्च हुआ था 1975 में, रिस्ट्रक्चर कब किया गया 1982 में हुआ, फिर 86 में हुआ, फिर 2006 में हुआ। करंट स्टेटस क्या है कि इसको ऑपरेटिव बनाया गया जिससे कि नेशनल के साथ अलाइनमेंट हो सके और ग्लोबल प्रायोरिटीज मिल सके। ऑब्जेक्टिव क्या था कि ये उन प्रायोरिटी एरियाज को टारगेट करेगा जिसमें हमें इमीडिएट एक्शन लेने की जरूरत है। अलाइनमेंट किसके साथ हुआ था? नेशनल कमीशन मिशन प्रोग्राम के साथ, यूएन मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के साथ और SAARC सोशल चार्टर्स के साथ। अप्रूवल कब मिला था इसको? तो TPP 2006 में ये अप्रूव हुआ था कैबिनेट के द्वारा अक्टूबर 5, 2006 में। डिज़ाइन क्या था कि इसमें 20 पॉइंट्स थे जिसमें 66 आइटम्स थे जिनको केयरफुली सेलेक्ट किया गया था जिससे कि एक इम्पैक्ट डाला जा सके। स्टेट का इन्वॉल्वमेंट था कि कुछ आइटम्स स्टेट पे डिपेंड कर रही थी। ऑब्जेक्टिव क्या था? तो पहला है गोल में था कि हमें पॉवर्टी को घटाना है और लाइफ्स को ऊपर बढ़ाना है। स्कोप क्या था कि सोशल इकोनॉमिक फोकस रखना है। अप्रोच क्या थी? होलिस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन। अब हम देख लेते हैं मिनिमम नीड प्रोग्राम। तो हमारा लॉन्च हुआ था 5th 5 ईयर प्लान के साथ। इसका एम था कि बेसिक रूरल लाइफ को स्टैंडर्ड्स को हमें इम्प्रूव करना है। स्ट्रेटेजी क्या थी कि जो सोशल नीड्स की फैसिलिटीज़ हैं उसको हम बढ़ा पाएँ एक टाइम लिमिट के अंदर। इनिशियल कंपोनेंट्स इसमें क्या क्या थे? एक एजुकेशन था, हेल्थ था, वाटर था, इलेक्ट्रिसिटी थी, रोड था, हाउसिंग था, अर्बन स्लम्स और न्यूट्रिशन। इवोल्यूशन क्या हुआ कि इसमें 6 प्लान ऐड हो गया जो एडल्ट एजुकेशन। 7th प्लान ऐड हुआ जिसमें हमारी एनर्जी आती है, सैनिटेशन और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। अचीवमेंट्स क्या हुआ कि कुछ कंपोनेंट्स तो वेरी कर रहे थे, कुछ सक्सेसफुल हुए और कुछ लैग कर गए। चैलेंजेस क्या था कि इंटर स्टेट अचीवमेंट गैप आ रहा था। मिनिमम नीड प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव क्या है? तो 2 ऑब्जेक्टिव हैं इसके, एक रूरल हेल्थ है, दूसरा न्यूट्रिशन है। रूरल हेल्थ में क्या कहता है कि हमें एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर स्टैब्लिश करना है 30,000 लोगों के लिए प्लेन्स एरिया में और 20,000 के लिए ट्राइबल और हिली एरिया में। दूसरा कह रहा है कि एक सब सेंटर बनाना है। अगर 5,000 लोग प्लेन्स एरिया में रह रहे हैं तो एक सब सेंटर होना चाहिए, और 3,000 लोग अगर ट्राइबल एरिया में रह रहे हैं, पॉपुलेशन वहाँ की इतनी है, तो वहाँ पे एक सब सेंटर होना चाहिए। तीसरा है कि हमें एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बनाना है 1 लाख लोग की पॉपुलेशन के बीच में। चौथा है कि हमें इन हेल्थ सेंटर्स को हमें अपग्रेड करना है और एक्सपेंड करना है। दूसरा ऑब्जेक्टिव है इसका न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन में हमें न्यूट्रिशन सपोर्ट प्रोवाइड करना है 11 मिलियन इंडिविजुअल्स को। दूसरा पॉइंट कहता है मिड डे मील की प्रोग्राम हमें चलाने हैं जिसमें हमें उनकी हेल्थ देखनी है, साफ पानी पी रहे हैं कि नहीं और सैनिटेशन होना चाहिए। अब हम देख लेते हैं फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। तो ये हमारा लॉन्च हुआ था अप्रैल 1977 में। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? रूरल एम्प्लॉयमेंट्स को हमें जनरेट करना है जिससे कि एक कम्युनिटी एसेट बन सके। पेमेंट मेथड क्या था कि वर्कर जितना काम करेगा उसके बदले उसको राशन मिल जाएगा। इम्प्लीमेंटेशन क्या था कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने असिस्ट किया प्लानिंग कमीशन के साथ, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के साथ और स्टेट गवर्नमेंट के साथ। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ओवरसाइट कौन करता था? जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर था, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो प्लान बनाए, उसको कोऑर्डिनेट करे और इम्प्लीमेंट करे। ट्रांजिशन कब हुआ? 2006 में हुआ। तो इसमें हमने क्या किया, मर्ज कर दिया इसको मनरेगा के साथ। जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट था उसमें हमने मर्ज कर दिया कुछ पॉलिसी चेंज करके। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव तो यही था कि हमें जिंदगी बचानी थी उनको फूड प्रोवाइड करके। दूसरा था कि नेशन बिल्डिंग में हमें थोड़ा काम भी करना था। अब हम देख लेते हैं नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम क्या था। तो ये हमारा लॉन्च हुआ था 1980 में, जिसका एम क्या था कि रूरल एम्प्लॉयमेंट को हमें बढ़ाना था, पॉवर्टी एलिवेशन, पॉवर्टी को घटाना था। रिप्लेसमेंट क्या था? ये फूड फॉर वर्क प्रोग्राम का रिप्लेसमेंट आया था। इसके फंक्शन क्या थे? तो 2 फंक्शन थे कि हम एक रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें, दूसरा है कि कम्युनिटी एसेट्स को बनाएं जो ड्यूरेबल हो, मतलब लंबे समय तक चले, जिससे कि हमारा रूरल का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप हो सके। प्रेफरेंस क्या थी कि जो लैंडलेस लेबर थे उनको उन पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा था। फंडिंग क्या थी? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड थी, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पॉन्सर करी थी, जिसका जो एक्सपेंस था वो सेंटर और स्टेट के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट था।
ऑब्जेक्टिव क्या था? एम्प्लॉयमेंट को बूस्ट करना, जिससे कि रूरल एरिया में हम जॉब्स क्रिएट कर पाए। दूसरा एसेट को क्रिएट करना, तो इसमें एसेट्स को क्रिएट कर रहे थे हम। तीसरा है लाइफ क्वालिटी इन्हेंसमेंट, कि रूरल एरियाज में उनकी लाइफ को इम्प्रूव कर रहे थे। अब हम देख लेते हैं रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम। ये हमारा लॉन्च हुआ था 1983 से 84 के बीच में। इसका फोकस था कि जो लैंडलेस लोग हैं, मतलब जिनके पास ज़मीनें नहीं है, उन पर ज़्यादा फोकस करना है और उनको 100 दिन का गारंटीड एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना है। ये भी हमारा एनआरईपी की तरह सिमिलर था। इसका ऑब्जेक्टिव बिल्कुल और इम्प्लीमेंटेशन अप्रोच दोनों सेम सी थी। फंडिंग क्या थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्पॉन्सर थी। अब फंड्स जो थे वो किस किस ने बांट रखे थे। 25% तो हमारा सोशल फॉरेस्ट्री से था, 10% SC/ST के वर्क से था, अब 20% हाउसिंग से था, जो इंदिरा आवास योजना से आ रहा था। इसको बाद में मर्ज कर दिया गया एनआरईपी के साथ 1989 से 1990 में प्लान में। ऑब्जेक्टिव क्या था? इसके दो ऑब्जेक्टिव थे कि एम्प्लॉयमेंट को अश्योर करना कि 100 दिन का उनको काम मिल सके। दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथ करना, कि हमें एसेट्स बनाने हैं जो लंबे समय तक चले। अब देख लेते हैं हम जवाहर रोजगार योजना। ये हमारी लॉन्च हुई थी 1 अप्रैल को 1989 में, जिसको क्या किया था, हमने एनआरईपी और RLEGP को मर्ज कर दिया था। फंडिंग क्या था? सेंट्रल स्टेट का एक रेशियो था, 80-20 का रेशियो था। टारगेट ग्रुप कौन थे? जो पॉवर्टी लाइन से नीचे लोग रह रहे थे, उनको टारगेट करना था। प्रेफरेंस किसको दी जा रही थी? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और फ्रीड बॉन्डेड लेबर्स को। जेंडर इंक्लूजन भी था, कि जो रूलर्स की वुमेन्स हैं उनको भी 30% एम्प्लॉयमेंट मिल रहा था, उनके लिए रिजर्वेशन था इतना। लोकल इन्वॉल्वमेंट, तो ग्राम पंचायत भी प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन में इन्वॉल्व थी। सक्सेसर कौन थे? तो इसको हमने रिप्लेस कर दिया था बाद में जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, जो अप्रैल 1 1999 में आई थी। मर्जर क्या था? कि हमने इसको मर्ज कर दिया था संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, जो 25 सितंबर 2001 में बनी थी। ऑब्जेक्टिव क्या था इसका? रूरल एम्प्लॉयमेंट, तो वही जॉब्स को बूस्ट करना। इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथनिंग, कि हमें एसेट्स को ऐसे बनाना है जो लंबे समय तक चल पाए। अब हम देख लेते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट फॉर द एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ। तो ये हमारा स्टार्ट हुआ था 1983 से 84 के बीच में। गाइडलाइंस क्या थी? कि एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बनाया गया और एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म तैयार किया गया। टारगेट क्या थे? स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और बैंक वाइज टारगेट थे। मॉनिटरिंग क्या था? इफेक्टिव मॉनिटरिंग चल रही थी और इवैल्यूएशन हो रहा था। ऑब्जेक्टिव क्या था? कि हमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करना है। किन के लिए प्रमोट करना है? जो भी हमारा एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ है उनको प्रमोट करना है, इंडस्ट्री के थ्रू, सर्विसेज के थ्रू और बिजनेस वेंचर्स के थ्रू। असिस्टेंट पैकेज क्या था? कि उनको सब्सिडी दे दें या फिर इजी टर्म लोन्स प्रोवाइड करें, उनको इंफॉर्मेशन दें और गाइड करें। ड्यूरेशन क्या था? तो ये हमारा सेंट्रल स्कीम के साथ इम्प्लीमेंट हुआ था, जो हमारी 1983-84 के से 1993-94 के बीच में आई थी। बाद में इसको मर्ज कर दिया गया प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना के साथ, जो 1994 से 1995 के बीच में बनी। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? कि यूथ के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करना, और दूसरा जो इन्होंने पैकेज तैयार किए थे उनको असिस्ट करना। अब हम देख लेते हैं इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये हमारा स्टार्ट हुआ था 1976-77 के बीच में। अब इसको ऑपरेशनल हुआ 1978-79 के बीच में। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? कि एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना और स्किल डेवलप करना जो पॉवर्टी घटा सके। इसका बेनिफिट्स क्या था? कि जो गरीब लोग हैं उनको सब्सिडी मिल जाएगी और उनका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड इम्प्रूव हो जाएगा। इम्पैक्ट क्या था? कि पॉवर्टी को एड्रेस करना सब्सिडी के थ्रू और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के थ्रू। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या कहते हैं? कि हमें उनके लिविंग स्टैंडर्ड्स को इन्हेंस करना है, इम्प्रूव करना है, एम्पावरमेंट फोकस करना है, एसेट प्रोविजन करना है। अब हम देख लेते हैं इंदिरा आवास योजना। तो इसमें कंस्ट्रक्शन सपोर्ट था, कि रूरल हाउस कंस्ट्रक्शन जब चल रहे थे उस टाइम पे सपोर्ट मिला। कॉम्प्रिहेंसिव हाउसिंग थी, कि हाउसेस वर्क प्लेस के साथ ही हो, कस्टमाइज डिज़ाइन हो, जैसा डिज़ाइन वो चाहते हैं उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हो, टेक्नोलॉजी प्रमोशन हो, कि अफोर्डेबल भी हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा हो, इको फ्रेंडली हो, सस्टेनेबल मटेरियल्स का यूज़ किया गया हो। पंचायत एम्पावरमेंट हो, मतलब पंचायत मजबूत हो रही हो। इसका ऑब्जेक्टिव क्या थे? कि कंस्ट्रक्शन सपोर्ट देना, कॉम्प्रिहेंसिव
हाउसिंग, कस्टमाइज्ड डिजाइन, टेक्नोलॉजी प्रमोशन, पंचायत एम्पावरमेंट। अब हम देख लेते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो 2 मार्क्स में कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो यह है स्टेट द मैंडेट ऑफ मनरेगा, तो ये हम पढ़ चुके हैं अभी। फिर है दूसरा, लिस्ट आउट द वेरियस पॉलिसीज और प्रोग्राम फॉर सोशल सिक्योरिटी और रूरल सेक्टर अंडरटेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये भी हम पढ़ चुके हैं। तीसरा है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना एक्सप्लेन, ये भी पढ़ चुके हैं। चौथा है सेकंड 5 ईयर प्लान, व्हाट वाज दिस एड्रेसिंग। तो सेकंड 5 ईयर प्लान कौन सा था। तो जो 5 ईयर का जो प्लान आया था मिनिमम नीड प्रोग्राम के अंदर, वो हमें यहाँ बताना है। अब 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। तो एक्सप्लेन द नीड्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया, ये भी हम पढ़ चुके हैं। दूसरा, एक्सप्लेन द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ रूरल डेवलपमेंट इन डिटेल, बेसिक एलिमेंट्स कौन कौन से हैं वो भी हम पढ़ चुके हैं। एक्सप्लेन इन डिटेल एनी वन पॉलिसी और प्रोग्राम अंडरटेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर रूरल डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर हमें कोई एक प्रोग्राम या पॉलिसी बतानी है जो गवर्नमेंट ने ली थी। तो हमने वो पढ़ी थी 5-6 जो पॉलिसीज थी, उनमें से आप कोई भी एक यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो। चौथा क्वेश्चन है व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, तो इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं वो आप बता सकते हो। पांचवा है एक्सप्लेन फोर्थ फिफ्थ एंड रोलिंग प्लान्स ऑफ गवर्नमेंट स्कीम इन इंडिया एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, तो कौन कौन से प्लान्स थे वो भी हम पीछे कवर कर चुके हैं। छठा क्वेश्चन है प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद रूरल डेवलपमेंट, के साथ कौन कौन सी प्रॉब्लम्स थी। तो इसमें हमने की इशू पढ़े थे, वो हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर देंगे। तो इसी के साथ हमारा यूनिट 1 कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच आप सभी का यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ भी फॉरवर्ड कर सकते हैं। थैंक यू।